हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है चुंबक एंड वैद्युत चुंबकत्व यानी मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट किसके लिए होगा, तो जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे यूपी पीसीएल TG2, यूपी आरबीएनएल TG2, यूपी आरबीएनएल TG2 एंड किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम का, जैसे कि टेक्निकल हेल्पर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। इलेक्ट्रीशियन यानी आईटीआई बेस्ड पर जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको इससे एडवांटेज पक्का मिलेगा। ठीक, चलिए। तो देखिए, चुंबक की अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल लाइफ में आप जानते हो कि चुंबक का क्या काम है। तो अगर आपसे कोई भी इसकी डेफिनेशन पूछे कि चुंबक क्या है, तो बेसिकली चुंबक एक प्रकार की धातु होती है जो कि लोहे की वस्तु को या फिर निकिल की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने की गुण रखता है। ठीक है, तो चुंबक के बारे में आपको इतना आइडिया है कि क्या है चुंबक का काम, कि यह अपनी तरफ लोहे की वस्तु होगी तो उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि फोर्स यानी चुंबक पे बल ज़्यादा है, यानी कि आपने देखा होगा नॉर्मल में कि अगर चुंबक भारी है, ठीक है, चुंबक भारी है, ठीक है, और लोहे की वस्तु हल्की है। ठीक, चुंबक भारी है और लोहे की वस्तु क्या है, हल्की है। तो फिर ये जो मतलब हल्की वस्तु है ये चुंबक की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन अगर सपोज आप करो कि लोहे का वस्तु जो है वो क्या है, भारी है, ठीक, और चुंबक क्या है, हल्का है, चुंबक हल्का है, तो फिर जो चुंबक होगा ये लोहे की वस्तु की तरफ जाएगा। इसका कारण होता है कि लोहे का भार यानी कि लोहे पर जो बल मिलेगा वह चुंबक से ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ये चुंबक लोहे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें, तो ये बेसिक आइडिया आपको इतना पता होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली चुंबक का काम क्या होता है कि यह लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है या फिर लोहे की तरफ आकर्षित होता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं चुंबक। ठीक है, देखिए अगर ध्यान से हम देखें तो एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकिल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता हो तो चुंबक कहलाता है। ठीक है, चुंबक का मतलब क्या है कि जब भी हम उसको स्वतंत्र, जैसे किसी धागे से बांध के अगर उसको हम लटकाते हैं, जैसे सपोज ये चुंबक है, ठीक है, एक मैग्नेट है, इसको हमने धागे से बांध के क्या कर दिया, लटका दिया, तो यह चुंबक किस दिशा में जाके ठहरेगा, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में अगर ठहरता है तो फिर यह किसका होगा, मतलब ये चुंबक होगा। ठीक है, यानी एक साइड नॉर्थ होगा, एक साइड साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में अगर ये ठहरता है तो ये क्या होगा, एक चुंबक होगा। क्लियर है इतनी चीज़। चलिए, उसके बाद चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है। देखिए, चुंबक जो है वो रासायनिक रूप से किसका ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला मैग्नेटाइड यानी Fe3O4 होता है। तो कभी कभी आपसे पूछे जाता है कि चुंबक का जो रासायनिक मतलब कि चुंबकीय ऑक्साइड होता है या फिर जो मैग्नेटाइड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका सूत्र जो दिया है आपको Fe3O4 होता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, कोई भी चुंबक होगा उस चुंबक में कितने ध्रुव बनते हैं, दो ध्रुव बनते हैं। ठीक है, कोई भी चुंबक होगा, नॉर्मली किसी भी चुंबक की अगर हम बात करें तो उसमें दो ध्रुव बनता है, एक बनता है नॉर्थ, एक बनता है साउथ, यानी एक बनता है उत्तर, ठीक, एक बनता है उत्तर, ठीक है, उत्तर, और एक बनता है आपका दक्षिण। तो दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं किसी भी चुंबक में। चुंबक को आप चाहे जितनी बार काट दो, सपोज अगर इस चुंबक को आपने 20 से काट दिया तब भी इसमें कितने ध्रुव बन जाएंगे, दो ध्रुव बन जाएंगे। याद रखिएगा कि कोई भी चुंबक होगा उसके कितने पोल होंगे, कितने ध्रुव होंगे, तो दो ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक, अब देखिए, चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है, दो होती है, ये क्लियर है। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या दो होगी। चाहे कितने भी छोटे से छोटे भागों में काट दोगे तब भी चुंबक के कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव होंगे। ठीक है, मैंने कहा ना, चुंबक को आप चाहे जितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो फिर भी उसके कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव होंगे। ठीक है, अब देखिए, चुंबक में केवल एक ध्रुव का होना अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब है कि चुंबक में कभी भी एक ध्रुव का नहीं बना सकते हो, यानी कि चुंबक में कभी भी आप ये सोचो
कि केवल नॉर्थ पोल हो या फिर केवल साउथ पोल हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कभी भी चुंबक में एक ध्रुव नहीं बनेगा, जब भी बनेगा चुंबक में दो ध्रुव बनेगा, चाहे उसको कितना भी छोटा आप काट दो। ठीक है, उसको कितना भी छोटा काट दोगे उसमें जरूर दो ध्रुव होंगे। उसमें कितने ध्रुव होंगे? दो ध्रुव होंगे। ठीक है, और दो ध्रुव का नाम क्या होगा? एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे एक चुंबक है, ठीक, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल, तो इसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी ही स्ट्रेंथ इसकी होगी। यानी कि नॉर्थ पोल की जितनी क्षमता है, जितनी सामर्थ्य है, उतनी ही साउथ पोल की भी सामर्थ्य होगी। यानी दोनों चुंबक की सामर्थ्य बराबर होती है। ठीक है, दोनों चुंबक के ध्रुवों की जो ध्रुव सामर्थ्य है, ठीक है, दोनों चुंबक के ध्रुवों की जो ध्रुव सामर्थ्य है वो क्या होती है? बराबर होती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि चुंबक में सबसे अधिक चुंबक कहाँ होता है और सबसे कम चुंबक कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि कोई भी चुंबक होगा तो उसके ध्रुव, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक, तो इस नॉर्थ पोल के पास चुंबकीय गुण जो होगा वो ज़्यादा होगा, या फिर साउथ पोल, इन दोनों के बराबर होती है। तो इसका मतलब ध्रुवों के पास, ठीक है, ध्रुवों के यानी पोल्स के पास जो चुंबकीय प्रबिलिटी यानी चुंबकीय क्षमता है वह अधिक होती है, जबकि चुंबक का एक पॉइंट कोई बीच का होगा, यहाँ पे चुंबक जो होगा उसकी चुंबकीय सामर्थ्य सबसे कम, यानी यहाँ चुंबकत्व का गुण सबसे कम होगा। यहाँ चुंबकत्व का गुण सबसे कम होगा, यानी सबसे प्रबल चुंबक कहाँ पे होगा? पोल्स पे यानी ध्रुवों पर, और सबसे कम कहाँ होगा? बीच में होगा। पॉइंट क्लियर है? अगर बात करें एकदम बीच की बात करें, जैसे कोई चुंबक है, ठीक, ये चुंबक है, मान लीजिए आपका ये बार मैग्नेट है, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, एक छड़ मैग्नेट के रूप में। ठीक है, कोई भी चुंबक होगा, उसका बीच वाला जो पॉइंट होता है ना, वहाँ पे चुंबक का गुण अगर पूछे तो वहाँ पे होता है 0। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि बीचों बीच एकदम चुंबक यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एकदम मिडिल में जो चुंबकीय गुण होगा वहाँ पर 0 होगा। यानी जैसे अगर ये बीचों बीच एकदम बीच की पॉइंट है, तो यहाँ पे चुंबक आप पता करोगे कि यहाँ पे चुंबकीय गुण है कोई कि नहीं, और वहाँ पे आप कोई लोहे की वस्तु चिपकाओगे या फिर उसको लगाओगे तो ना आकर्षित होगी ना तो कुछ होगा, इसे ना पकड़ेगी वो। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी चुंबक का गुण नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? चलिए, अब देखिए, तो देखिए चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम बीच में होती है। इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। देखिए, अब देखिए, चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। अब देखिए, चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को, चुंबक का जो किनारा है उसके बीच की लंबाई को हम क्या कहते हैं? ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ठीक है, तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई की बात करते हैं तो उसको हम ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, जबकि ध्रुवों के बीच की लंबाई को हम चुंबकीय लंबाई कहते हैं। क्लियर है एकदम? याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब उसके बाद अगर हम बात करें, चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। मैंने अभी कहा कि जो नॉर्थ यानी कि जो उत्तर ध्रुव है और जो दक्षिण ध्रुव है उसके बिल्कुल बीचों बीच में कोई भी चुंबकत्व का गुण नहीं होता। तो ठीक चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। लिख दिया गया लाइन में, आप आसानी से समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए, दो चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब देखिए, कहने का क्या मतलब है, दो चुंबक की बात की गई है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक चुंबक हमारा ए है, एक क्षण मैग्नेट है, इसमें एक एन पोल है और एक एस पोल है। एक चुंबक और है, इसका भी एक एन पोल है, इसका भी एक एस पोल है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप यस को एन से मिलाएंगे तो इनके बीच में बल कार्य करेगा। ठीक है, इनके बीच में कोई ना कोई बल कार्य करेगा, और यह बल जो होगा आकर्षण वाला होगा कि प्रतिकर्षण वाला होगा। तो याद रखिएगा कि अगर साउथ पोल है उसको एन पोल यानी नॉर्थ पोल यानी कि उत्तर मतलब उत्तरी ध्रुव के पास ले जाते हैं तो इनके बीच में आकर्षण होगा। इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण। यानी कि विपरीत ध्रुव का मतलब दक्षिण से उत्तर ध्रुव मिलेंगे तो इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। और अगर हम बात करें कि जब
नॉर्थ यानी कि यन पोल से यन पोल यानी उत्तर ध्रुव से उत्तर ध्रुव मिलेगा, तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में होगा प्रतिकर्षण, उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, यानी यन से यन मिल रहा है तो प्रतिकर्षण, यन से यस मिल रहा है तो आकर्षण। क्लियर है इतनी चीज। दो चुंबक होगा, दोनों के बीच में कब आकर्षण बल होगा, जब दोनों ध्रुव विपरीत होंगे, यानी एक यन होगा एक यस होगा, तो फिर विपरीत हो गए, इसका मतलब इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण। अगर दोनों पोल सेम है यानी साउथ और साउथ यानी यस यस पोल है दोनों, तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्लियर है। चलिए अब देखिए, जो मैग्नेट है नॉर्मली हमारा चुंबक, वह दो तरह का होता है। एक तो हमारे पास होता है नेचुरल मैग्नेट जिसको हम प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं, एक होता है हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्राकृतिक चुंबक हमारे पास कैसा होता है। देखिए, प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। यानी प्राकृतिक में जो भी पदार्थ ऐसे मिलते हैं जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे में इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जैसे चुंबक पत्थर यानी मैग्नेट स्टोन। ठीक है, मैग्नेट स्टोन जो होता है वह क्या होता है, एक आर्ट मतलब कि परमानेंट मैग्नेट, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का मतलब जिसको इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, एक ऐसा चुंबक जिसको इंसान ने खुद बनाया है। जैसे कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, कुछ पदार्थों को कृत्रिम कृत्रिम विधियों द्वारा का मतलब कि एक इंसान द्वारा उसको बनाया जा सकता है। जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि, इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कौन कौन से तत्व हैं जिनको कृत्रिम चुंबक कहते हैं, लोहा है, इस्पात है, कोबाल्ट है, और मतलब ये सब है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक, यानी इसको हम इंसानों के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब इंसान बनाएगा, कोई भी इंसान बनाएगा, तो हर एक चुंबक का शेप अलग अलग होता है, वो किसी भी तरह का चुंबक बना सकता है। वो आपको एक गोलाकार चुंबक यानी एक वृत्त के आकार का चुंबक यानी सर्कुलर मैग्नेट बना सकता है, एक आपको एक ऐसा बना सकता है यू शेप्ड मैग्नेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, यू शेप्ड मैग्नेट। ठीक है, या फिर हम उसको कह सकते हैं, एक बना सकता है बार मैग्नेट। ठीक है, तो किसी भी तरह का जब इंसान बनाएगा तो किसी भी डिज़ाइन का, किसी भी आकार का बना सकता है। ठीक है, तो जैसे सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये रिंग मैग्नेट है। ठीक है, तो ये जैसे हार्स सूज मैग्नेट है। तो इस तरह के चुंबक आप जब भी हम बनाते हैं इंसान, तो इस तरह के नॉर्मली चुंबक हम यूज बनाते हैं। ठीक है, इस तरह का, जैसे इसमें सबसे अच्छा आपको बार मैग्नेट देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा बार मैग्नेट मिलता है, और मशीन्स वगैरह में हम लोग यू शेप होगा या फिर हॉर्स सूज मैग्नेट होता है, ये सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं मशीनों में, डीसी मशीनों में। ठीक है, रिंग मैग्नेट, ये जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये सब सेम है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को समझेंगे तो सबसे ज़्यादा हम समझते हैं बार मैग्नेट को। देखिए ये बार मैग्नेट है, एक छड़ होगी, उसी को मैग्नेट बना देंगे तो उसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसके बारे में। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा है कि ये विभिन्न आकृति के हो सकते हैं। देखो जब इंसान बनाएगा तो विभिन्न डिज़ाइन यानी विभिन्न आकार के बना सकते हैं। अब देखिए छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकी सुई इत्यादि कृत्रिम चुंबक हैं। यानी छड़ चुंबक की बात करें, घोड़ा नाल चुंबक यानी हॉर्स सूज चुंबक जिसको हमने बोला था, चुंबकी सुई यानी इत्यादि जो होते हैं कौन से चुंबक होते हैं, यह होते हैं आपके कृत्रिम चुंबक। ठीक है, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। देखो अब जो नेचुरल में पाया जाता है उसकी क्षमता जो भी होगी, जब इंसान बनाएगा तो उस चुंबक की क्षमता क्या होगी, उस प्राकृतिक वाले चुंबक से कई ज़्यादा होगी, मतलब कहीं ज़्यादा होगी उससे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम देखें तो चुंबक के प्रकार, चुंबक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट। ठीक है, चुंबक के प्रकार में अगर आप देखोगे तो कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के, एक होगा परमानेंट मैग्नेट और एक होगा टेम्पोररी मैग्नेट। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट यानी अस्थायी चुंबक क्या होता है, वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही चुंबकत्व समाप्त होता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। अब देखिए कोई ऐसा चुंबक होगा जिसको आप आसानी से चुंबक नहीं बना सकते, उसमें आपको बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन जब एक बार वो चुंबक बन जाएगा तो फिर उसके चुंबकीय गुण को ख़त्म करने के लिए भी आपको कठिनाई होगी, तो फिर ऐसा चुंबक को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट का मतलब कि एक बार चुंबकत्व मिल गया
तो फिर वो चुंबकत्व तो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, वो परमानेंट हो जाएगा, वो अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चुंबक को हम बोलते हैं अस्थाई चुंबक। ठीक है, अब देखिए ये चुंबक नॉर्मली यूज कहाँ पर किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट यानी कि अस्थाई चुंबक यूज कहाँ पे किया जाता है, तो ये लाउड स्पीकर में, दिक्सूचक में, गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ पे, लाउड स्पीकर में, दिक्सूचक में, गैल्वेनोमीटर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातुएं भी प्रयोग की जाती हैं। जैसे देखिए चुंबकीय मिश्र धातुएं प्रयोग की जाती हैं, वह धातुएं कौन सी होती हैं, एल्निको और एल्कोनेस। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग कौन सा मिश्र धातु इस्तेमाल करते हैं, तो वह मिश्र धातु हमारी होती है एल्निको। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कई बार एक क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखिए परमानेंट मैग्नेट आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट दिखाया गया है। ठीक है, तो फिगर जो है देखिए, अब इसमें क्या है कि अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्थाई चुंबक किस चीज़ का बना होता है, इस्पात का बना होता है। ये क्लियर है। अब देखिए एल्निको में एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट एवं लौह धातु मतलब होते हैं। तो एल्निको में आपके कौन कौन से मटेरियल यानी कौन कौन से तत्व होते हैं, तो एल्युमिनियम होता है, निकिल होता है, कोबाल्ट एवं लोहे के तत्व होते हैं। और एल्कोनेक्स में एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकिल एवं लोहा होता है। तो इन दोनों में वही चीज़ें होती हैं, आपको याद रखना है। एल्निको और एल्कोनेक्स ये दोनों क्या है, मिश्र धातुएं हैं जो कि परमानेंट यानी कि अस्थाई चुंबक बनाने के काम में आती हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक यानी टेम्पोररी मैग्नेट। अब देखिए टेम्पोररी मैग्नेट क्या है कि वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है, अस्थाई चुंबक कहलाता है। यानी एक ऐसा चुंबक आपको बनाना है जिसको आप तुरंत बनाओगे और फिर यूज करोगे तुरंत उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी आप उसमें चुंबकत्व का गुण दोगे, चुंबकत्व बना रहेगा, जैसे ही चुंबकत्व का गुण हटा लोगे वो चुंबकत्व का गुण भी उसमें से खत्म हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं क्या, वो इसको हम कहते हैं अस्थाई चुंबकत्व, अस्थाई चुंबकत्व। ठीक है, अब देखिए अस्थाई चुंबक जो होता है बना किसका होता है, तो अस्थाई चुंबक जो है वो नर्म लोहे का यानी मृद लोहे का ही बनाया जाता है। नर्म लोहे का जो बना होता है वो क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेट होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, इसका उपयोग करते हैं विद्युत घंटी में, डायनमो यानी डीसी जनरेटर अस्थाई चुंबक के उदाहरण हैं। विद्युत घंटी और डायनमो आदि में जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेट होता है। डीसी जनरेटर याद रखिएगा, डायनमो आपको दिया है, डायनमो का में जो मैग्नेट हम यूज करते हैं वो टेम्पोररी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए विद्युत चुंबक जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, ठीक है, यानी विद्युत चुंबक जितने होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थाई चुंबक। यानी जितने में भी हम इलेक्ट्रिकल से दे के चुंबक बनाते हैं, यानी विद्युत शक्ति दे के चुंबक बनाएंगे, वो सारे के सारे चुंबक क्या होते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट होते हैं, यानी अस्थाई चुंबकत्व होते हैं। जब तक आप विद्युत देते रहोगे तब तक वो चुंबक बना रहेगा, जैसे ही विद्युत की सप्लाई हटा लोगे वह चुंबकत्व का गुण खो देंगे। ठीक है, तो विद्युत चुंबक जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, अस्थाई चुंबकत्व होते हैं। चलिए इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक है विद्यमान रहता है जब तक कि इसके कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। मैंने कहा ना कि किसी भी अस्थाई चुंबक में तब तक ही चुंबक मौजूद रहेगा जब तक आप उसमें करंट देते रहोगे, जब तक आप उसमें सप्लाई देते रहोगे। जैसे ही सप्लाई हटा लोगे विद्युत का चुंबक जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये जो टेम्पोररी मैग्नेट है इसको आप इसके आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है, यानी कि इस चुंबक को हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। सपोज आपको कितना शक्तिशाली चुंबक चाहिए उसे आप अपने आवश्यकता के अनुसार डिजाइन कर सकते हो। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में यानी कि अस्थाई चुंबक में ऐसा गुण नहीं होता। यानी अस्थाई चुंबक में आपने जो मतलब कि चुंबक आपको जो चाहिए, चुंबक का गुण आपने जो बना लिया, फिर वो चुंबक का गुण क्या हो गया कि अस्थाई हो गया। अब आपको सपोज उससे ज़्यादा चाहिए या फिर उससे कम चाहिए, तो फिर आप इस वाले चुंबक की यानी अस्थाई चुंबक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चाहिए अस्थाई, जो कि क्षमता ज़्यादा है या फिर कम है, तो फिर वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस चुंबक को यानी जो टेम्पोररी मैग्नेट है इसे हम आप अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसके चुंबकीय गुण को। ठीक है, उसके बाद
विद्युत चुंबक का सामर्थ्य निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब देखिए, विद्युत चुंबक जो होगा उसकी बात मतलब कि उसकी जो शक्ति होगी निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी? परिनालिका यानी जो सोलेनाइड होगा, परिनालिका पर लिपटे तार के घेरों की संख्या। यानी देखिए, जब भी हम किसी भी मतलब कि मैग्नेट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक कॉइल की। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक कॉइल की। ठीक है, एक कॉइल की ज़रूरत हमको पड़ती है। ठीक है, ये कॉइल से ही हम क्या बनाते हैं? मैग्नेट। क्योंकि जब तक करंट आपकी मूव कर रही है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आपके पास एक चार्ज होता है तो उस टाइम पे आपके पास सिर्फ मतलब जब कोई चार्ज है तो वहाँ पे कोई मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन जब चार्ज आपका मूव करेगा, यानी जब चार्ज आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, यानी जब जब जहाँ जहाँ करंट फ्लो होती है वहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पे धारा का प्रवाह होता है वहाँ पे चुंबकीय गुण आपका होता है, चुंबकीय गुण एंड विद्युतीय गुण दोनों होता है जब आपका करंट का फ्लो होता है तो। ठीक है, लेकिन जब तक करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो केवल विद्युतीय गुण होता है, चुंबकीय गुण नहीं होता। चुंबकीय गुण पाने के लिए आपको करंट का प्रवाह करना ही पड़ेगा। तो देखिए, तो करंट का प्रवाह जब आप करोगे तो एक परिनालिका होगी। ठीक है, सपोज एक आपके पास परिनालिका है। ठीक, ऐसे परिनालिका है और इस परिनालिका में जो फेरों की संख्या है यानी कि जो कॉइल की जाती है वो रहेगी आपके पास। ठीक है, और लिपटे तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता यानी जो तार आपने लपेटा है उस इस कॉइल पे। ठीक है, सपोज ये कॉइल है, ये कॉइल है, मान लीजिए कि ये कॉइल मैंने ले लिया, ये कॉइल है, ये कॉइल है। ठीक, ये कॉइल है और इसमें धारा का जो मतलब प्रवाह होगा उसकी प्रबलता अधिक होनी चाहिए। तो फिर जो चुंबक बनेगा वो अधिक स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो अधिक मजबूत बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या और प्रॉपर्टी होनी चाहिए जब आपको एक चुंबक की सामर्थ्य आपको बनानी है? तो देखिए, जैसे ये देखिए आपको दिखाया गया है फिगर कि जैसे एक मान लीजिए कि एक कील आपको दिखाई गई है। ठीक है, और इस पे हमने क्या किया है? इस पे हमने कॉइल यानी कि ये जो तार है, देखिए ये तार हमने लपेटा है इस कॉइल पे। ठीक है, यानी कि ये कॉइल है, एक तरह से क्या बन गया हमारा? ये कॉइल बन गया। ठीक है, और ये वायर से हमने क्या किया? एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस बैटरी को कनेक्ट करने से इसमें क्या होगा? करंट का प्रवाह होगा। जब करंट का प्रवाह होगा तो इस कील में यानी कि इस कॉइल में क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, तो अब देखिए, या फिर अगर आपके पास एक आयरन रॉड है, जैसा कि आप ये देख रहे हो एक आयरन रॉड है, तो फिर इसमें भी जैसे हमने सपोज ये देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें हमने कॉइल लपेट दिया और इसको हमने क्या कर दिया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक जनरेटर से कनेक्ट कर दिया। तो फिर इसमें क्या होगा ना, इसमें फ्लक्स का डेवलपमेंट होता है। अभी हम बात करेंगे आगे चल के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है कि जब हमने इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया तो फिर इसमें मैग्नेट का गुण आ गया, तो फिर वो बन जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है यानी जब मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है तो उसमें फ्लक्स का डेवलपमेंट होता है, और इस फ्लक्स का डेवलपमेंट जो होता है वो नॉर्थ यानी कि यन साइड से निकलता है और यस पर जाके क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। पॉइंट नोट करिएगा कि कोई भी मैग्नेट होगा, सपोज ये मैग्नेट है आपके पास, एक यन पोल इसका है, एक यस पोल है, तो इसमें जो फ्लक्स डेवलप होगा यानी कि जो चुंबकीय लाइन होंगी यानी चुंबकीय फ्लक्स लाइन होंगी वह नॉर्थ यानी कि यन पोल से निकलेंगी और कहाँ पे जाके ख़त्म होंगी? यस पोल पर। यन पोल से निकलेंगी तो कहाँ पे जाके ख़त्म होंगी? यस पोल पर। इतनी चीज़ क्लियर है? तो मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है यानी जो दिशा है वह नॉर्थ से साउथ होती है एयर में यानी हवा में। बाहर बाहर की अगर हम बात करें तो कितना होती है? किसमें कहाँ से डायरेक्शन होती है? नॉर्थ से साउथ के बीच में होती है। लेकिन जब भी अगर हम किसी चुंबक के अंदर की बात करेंगे, किसी चुंबक में, जैसे सपोज ये चुंबक है, चुंबक के अंदर की बात करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस की दिशा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस की दिशा है, ये किधर जा रही है? साउथ से नॉर्थ। आप देख सकते हो फिगर में ध्यान से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हवा में यानी बाहर बाहर की अगर बात करेंगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी? नॉर्थ से साउथ। और जब अंदर अंदर बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप कैसे बनाओगे कि एक आपके पास एक कॉइल होनी चाहिए, एक परिनालिका कोई भी चीज़ होगी लोहे की वस्तु, उस पर आप क्या करोगे? तार लपेट दो, फिर उसमें आप करंट का प्रवाह करो, तो फिर वो जो लोहे की वस्तु पर आपने तार लपेटा है उस लोहे की वस्तु में क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और वहाँ पे अपने आप
एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ पोल बनेगा। और ये जो साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ से आपका फ्लक्स निकलेगा और कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, साउथ पे। और मैग्नेट के अंदर की अगर बात करेंगे तो साउथ से फ्लक्स जाएगा, नॉर्थ पे जाके ख़त्म होएगा। ये पॉइंट नोट करने की है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, विद्युत चुंबकीय परिभाषिक शब्द, यानी विद्युत चुंबक में हम सबसे ज़्यादा परिभाषिक शब्द कौन कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, विद्युत चुंबक में सबसे पहले आपके पास आता है मैग्नेटिक सर्किट, कि मैग्नेटिक सर्किट क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट, अब देखिए मैग्नेटिक सर्किट का मतलब होता है कि एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जिसमें चुंबकीय फ्लक्स आपका पूर्णतः रूप से क्या हो जाता हो, एक चुंबकीय परिपथ आपको प्रदान करता हो, एक चुंबकीय मार्ग प्रदान करता हो, ठीक है। यानी चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। चुंबकीय परिपथ का मतलब कि जैसे एक मैग्नेट आप देख रहे हो, ठीक, एक एन पोल है, एक एस पोल है, यहाँ से फ्लक्स निकला कहाँ पे जाएगा, एन एस पे। इसका मतलब है कि एन से निकला एस पे गया, तो ये फ्लक्स क्या हो गया, नॉर्थ से निकला साउथ पे गया, तो इसका मतलब हो जाएगा नॉर्थ से निकल के साउथ पे, तो ये रास्ता कंप्लीट कर लिया और ये बंद हो गया। देखिए, ये रास्ता कंप्लीट करके ये बंद हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय परिपथ कहेंगे, मैग्नेटिक सर्किट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैग्नेटिक सर्किट जो होगी, इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना है। देखिए, तो सबसे पहला आपके पास है चुंबकीय क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसे आप याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र ये क्या होता है। देखिए, अब देखिए हर एक चीज़ का क्षेत्र होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ऐसे नहीं होता किसी का एक क्षेत्र है कि मेरा इतना क्षेत्र है, ठीक है। जैसे आपका घर है, एक इतनी एरिया आपकी है, ठीक है, वो आपकी है। उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र का मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ तक चुंबक का गुण होगा वह क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। चुंबक का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का आप क्या कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो किससे निर्धारित की जाती है, तो चुंबकीय सुई से हम निर्धारित करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होती है, तो वो होती है टेस्ला, ठीक है। और एक सीजीएस प्रणाली में, यानी एक सीजीएस में जो मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो क्या होता है, गॉस होता है। क्या होता है, गॉस होता है। और एक गॉस बराबर, इंपॉर्टेंट है देखिएगा, एक गॉस बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि एक गॉस बराबर कितना होता है, 10⁻⁴ टेस्ला। अब देखिए, उसके बाद छड़ के चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। यानी छड़ चुंबक, यानी ये जो बार मैग्नेट है, इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहाँ से, नॉर्थ से जाती है, कहाँ पे, साउथ में, फिर नॉर्थ से जाती हैं साउथ में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपकी जाती हैं और इसी हिसाब से आपकी खत्म हो जाती हैं साउथ पे जाके, ठीक है। चलिए, अगला आप देखते हैं हम क्या है। अगला टर्म आपके पास है चुंबकीय बल रेखाएं, यानी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो देखिए, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है कि चुंबकीय फ्लक्स की जो संख्या होती है, जो चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। सीधी सीधी बात आप समझो कि आप चुंबकीय बल रेखाओं से क्या पता कर सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र की यह दिशा है। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये निकल के गई, तो ये क्या हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी, अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, ठीक है। याद रखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर। अब देखिए, अगला क्या है आपके पास, अब इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, यहाँ से आपको हर एक चीज़ को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो ये टर्म आपका है चुंबकीय वाहक बल, यानी मैग्नेट मोटिव फोर्स, एम जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हो, एम, इसे आप याद रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए, जिस प्रकार वैद्युत परिपथों में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन्स को चालक में से प्रवाहित कराता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है। तो ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत वाहक बल और चुंबकीय वाहक बल दोनों एक दूसरे के बराबर हैं,
बस चुंबकीय वाहक बल जो होता है वह इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, जबकि चुंबकीय वाहक बल यानी विद्युत वाहक बल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और चुंबकीय वाहक बल जो होता है किस में होता है, मैग्नेटिक सर्किट में होता है। दोनों का काम क्या है कि वह इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा के करंट को फ्लो करवाता है, ठीक है। जो विद्युत वाहक बल है वह इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा के करंट का प्रवाह करवाता है, जबकि विद्युत वाहक बल जो होता है यह किसको प्रवाह करवाता है, चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान यानी गतिमान की स्थिति में ले जाता है। तो इसे हम क्या कह देते हैं कि यह विद्युत वाहक बल के कारण हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो विद्युत वाहक बल है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर टर्न, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर टर्न। इसे एन आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी एम एम एफ की जो यूनिट होगी वह क्या होगी, एम्पियर टर्न होगी। और इसको हम कैसे लिखेंगे, एन इंटू आई, एन इंटू आई से हम क्या लिखते हैं, एम एम एफ को लिखते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एन इंटू आई कहीं भी लिखा रहे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मैग्नेट मोटिव फोर्स को दिखाया गया है, ठीक है, यानी एम एम एफ को दिखाया गया है। अब देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ध्यान से समझिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का एक ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चुंबक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कई बार ये भी पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि, सदिश राशि है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि, 3 आपको अदिश राशि दे देगा और एक आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ये सदिश राशि दे देगा। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसके बाद आपके पास आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखिए क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब कि जैसे एक ये देखिए ये बार मैग्नेट है, ठीक। अब इसमें आपका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो इसमें आप देख रहे हो कि जो फ्लक्स है ये निकला इधर से, ये आके एन पे यस पे ख़त्म हो गया, फिर इधर एन से निकला यस पे आके ख़त्म हो गया। इसी तरह से आप देख रहे हो चुंबक के चारों ओर ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आपका बन रहा है, ठीक है। और ये चुंबकीय लाइंस की जो दिशा है वह कहाँ है, नॉर्थ से साउथ है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ है, यही है। तो इस चुंबकीय लाइन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय लाइंस की संख्या को ही हम क्या बोला जाता है, चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और इसका SI मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि इसका मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है, ठीक है। और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, फाई से, और फाई का सिंबल आप ऐसे बनाते हो, तो फाई से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम लिखते हैं बी से, और बी बराबर होता है फाई बटे ए, यानी कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम कहते हैं, फ्लक्स अपान एरिया ही हमारा क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि कोई क्षेत्र, जैसे सपोज आप समझ सकते हो कि ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पे अब कितने फ्लक्स जा रहे हैं, अब यहाँ पे डेंसिटी यानी कहाँ पे मान लो कि कुछ फ्लक्स होंगे काम लायक होंगे, कुछ नहीं काम लायक होंगे, ठीक है, कुछ यूजफुल होंगे, कुछ यूजलेस फ्लक्स होंगे। तो जो फ्लक्स यूज वाले होंगे उनकी डेंसिटी कितनी है, उसी चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पढ़ते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि पर यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स आपका पास हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए नोट करके क्या पॉइंट दिया है कि चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स घनत्व के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी चुंबकीय घनत्व अगर आपको या फिर चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स घनत्व भी मिले तब भी ये क्या है, पर्यायवाची शब्द, यानी चुंबकीय घनत्व या फिर चुंबकीय प्रेरण
सारे के सारे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का मतलब कि इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके, कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है। अब देखिए कोई मैक्सवेल का नियम ध्यान से देखिए कि कोई यदि कोई मैग्नेट है, ठीक है, या फिर मैग्नेट नहीं है, कोई एक सपोज एक कलम ही, आप अपनी कलम को एज्यूम कर सकते हो कि एक कलम है और उस कलम में आप अपने जो अंगूठा है उसको देखिए, ये हाथ आपको दिख रहा है ना, सेम ऐसे ही हाथ आपको करना है, मतलब कि दक्षिण वाला हाथ। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि आप अपनी उंगलियों को जैसे मोड़ रहे हैं और अंगूठे को आप क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, इस फिगर में आप नॉर्मली देख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि यदि धारावाहिक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा की संकेत करता है, तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करती हैं। इसे अंगूठे का नियम भी कहते हैं। तो मैक्सवेल का जो नियम है इसमें क्या है कि अगर करंट मान लीजिए कि आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, तो अंगूठे को अगर आपने उसी डायरेक्शन में रख दिया, तो जो उंगलियां उस चीज़ को पकड़ेंगी, उस अंगुलियों के मुड़ने की दिशा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सवेल का कॉर्क पेंच नियम, कॉर्क स्क्रू रूल जो होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ये पेंच देखा होगा, सपोज लाइफ में आपने ऐसा पेंच देखा होगा कहीं पे भी, जब आप कील गाड़ते हो, ठीक है, तो उसमें आज के टाइम पे ऐसा पेंच आता है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, पेचकस के द्वारा घुमाते हैं। तो जब ऐसा कोई आपको हो, तो मैक्सवेल का कॉर्क पेंच नियम क्या कहता है कि इस पेंच पे जब आप पेचकस से घुमाओगे, तो जब पेंच अंदर की तरफ जाएगा, तो जिस दिशा में आप इसको घुमाओगे वह दिशा जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, और अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो फिर ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि देखिए विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पेंच के आगे बढ़ने की दिशा धारा को प्रकट करती है तथा पेंच के घूमने की दिशा जो होती है चुंबकीय क्षेत्र का बल रेखाओं की दिशा को बताएगी। यानी कोई पेंच होगा, उसको आप जब कसोगे तो अंदर की तरफ जाएगा, तो जिस दिशा में वो घूमेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, और वो जिस तरह से आगे जाएगा वो किसकी दिशा होगी, वो करंट की दिशा होगी। ठीक है, और इस हिसाब से हम देखते हैं कि एक मैक्सवेल में कितने वेबर होते हैं, तो 10⁸ वेबर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि एक मैक्सवेल में कितने वेबर होते हैं, तो 10⁸ वेबर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब थोड़े हमारे और इम्पोर्टेंट रूल आ रहे हैं। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जो लेफ्ट हैंड आपका है उसकी 3 उंगलियों को आप 90 डिग्री पर मोड़कर रख लो, तो उनकी डायरेक्शन आपको बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ किस पर होती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां यानी पहली और मतलब अंगूठा और पहली उंगली और मध्यिका, तीनों को आप क्या कर लो कि 90 डिग्री पर मोड़ लो। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र पर कोई चालक, जैसे देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए आपका चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसमें हमने ये कंडक्टर रखा हुआ है, अब इस कंडक्टर पे फोर्स कितना लग रहा है, ये इसको हम किसके द्वारा पता करते हैं, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल द्वारा पता करते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से ज्ञात, मतलब कि नियम से दिया जाता है। इस नियम के अनुसार क्या है कि यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए, तो यानी कि देखिए अंगूठा तर्जनी, तर्जनी मतलब पहली उंगली और मध्यमा मतलब बीच की उंगली को लंबवत यानी एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा। तो जो अंगूठा होगा, देखिए ध्यान से, जैसे ये फिगर आपको देखिए कि अंगूठा जो होगा ये किसकी दिशा को दिखा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये पहली उंगली होगी यानी जिसको आप तर्जनी कहते हो, ये किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। और ये जो आपकी मध्यिका है यानी कि मध्यमा है, ये किस चीज़ को दिखाएगी, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगी। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड रूल में जो अंगूठा है ये किस चीज़ को दिखाता है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा।
और जो फर्स्ट फिंगर है यानी जिसको आप तर्जनी कहते हो, ये किस चीज़ को दिखाएगी? तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, जबकि मध्यमा यानी बीच की उंगली जो होगी ये किसको दिखाएगी? तो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगी। इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए, और उसके बाद फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल यानी वाम हस्त का नियम है, ये सबसे ज़्यादा यूज किस में किया जाता है? तो मोटर पर आधारित, यानी कि जो डीसी मोटर आप पढ़ते हो उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आपका है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखिए, अभी क्या था? लेफ्ट हैंड रूल था, अब राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल में आप क्या करोगे कि राइट हैंड रूल में डायरेक्शन कौन किस चीज़ को दिखाता है? अभी हमने लेफ्ट हैंड में देख लिया कि अंगूठा क्या शो कर रहा है, तर्जनी क्या शो कर रही है और मध्यमा क्या शो कर रही है, लेकिन जब राइट हैंड रूल है तब फिर क्या चीज़ें शो की जाती हैं, और अंगूठा क्या दिखाएगा, तर्जनी क्या दिखाएगी और मध्यमा क्या दिखाएगी? तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो है, यह बेसिकली यूज किया जाता है डीसी जनरेटर के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राइट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर डीसी जनरेटर। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस नियम के अनुसार हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। यानी एक ये आपका चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, और इसमें एक आपका चालक है जो कि क्या है? गति है, गतिमान अवस्था में है। तो इस चालक में जो ईएमएफ डेवलप होगा, जो ईएमएफ डेवलप होगा, इसको पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चीज़ आपको समझ में आ गई कि एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसमें एक चालक होगा, और वो चालक कैसा होगा? गतिमान होगा। तो फिर उस चालक में जो ईएमएफ डेवलप होगा वो किसके द्वारा पता करते हैं? तो वो करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। अब देखिए क्वेश्चन, अब इसको समझेंगे कैसे कि यदि दाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियां तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की दिशा एवं पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे तथा दूसरी बीच की उंगली चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करेगी। अब इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है तो आपको याद रहना चाहिए। देखिए ये राइट हैंड रूल, अब देखिए तो आप देख रहे हो कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में कि एक कोई चालक है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और ये इसमें मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो अंगूठा किस चीज़ को दिखा रहा है? तो अंगूठा दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि बल की दिशा को दिखा रहा है। और डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड यानी जो फर्स्ट फिंगर है ये किसको दिखा रही है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड को। और मध्यमा किसको दिखा रही है? डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी ईएमएफ इसी में डेवलप होगा। तो यही आपको दिखाती है मध्यमा। तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए, अब एक लॉ और बढ़िया सा आ गया आपके पास कि फैराडेस के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडेस लॉ के बाद ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फैराडेस के दो नियम थे। तो पहला नियम आपका है कि जब किसी बंद कुंडली में, जब कोई बंद कुंडली है यानी कोई कॉइल आपकी क्या है, जैसे सपोज ये कॉइल है, ठीक, ये कॉइल है, इस कॉइल को हमने क्या कर दिया? किसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, यानी एक बंद कॉइल हो गई। तो इस बंद कॉइल में अगर सपोज, ध्यान से समझिएगा कि जैसे ये कॉइल थी, ठीक, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक। अब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट के फ्लो होने से उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। सीधा सीधा बोल रहा है कि फैराडे का फर्स्ट नियम कि जब किसी बंद कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो चुंबकीय वाहक बल का पैदा होना बनता है। लेकिन फ्लक्स का परिवर्तन कब होगा? तो मैंने कहा कि फ्लक्स का परिवर्तन आप तभी कर सकते हो जब आप करंट का परिवर्तन करोगे। जब आप किसका परिवर्तन करोगे? करंट का। और करंट का परिवर्तन आप तभी कर सकते हो जब आप सप्लाई को एक बार ऑफ करो, बंद करो, चालू करो, बंद करो, चालू करो। देखो बंद करोगे, चालू करोगे, क्योंकि अभी हम एसी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डीसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि एसी जो होता है, एसी में आपको पता है कि ऐसा फिगर होता है। तो एसी में क्या है कि ये देखो कुछ समय बढ़ रही है फिर घट रही है, कुछ बढ़ रही है फिर घट रही है निगेटिव में। तो इसका मतलब ये तो अपने आप परिवर्तित हो रही है, एसी तो अपने आप परिवर्तित हो रही है। तो एसी में तो फ्लक्स का परिवर्तन अपने आप होने लगेगा। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी सप्लाई में फ्लक्स का परिवर्तन अपने आप नहीं होता। इसे परिवर्तन करने के लिए आपको एक बार सप्लाई बंद करो, चालू करो,
बंद करो चालू करो तो एक बार करंट जीरो होगी, फिर बढ़ेगी, जीरो होगी, फिर बढ़ेगी, तो इससे फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फिर कुंडली में क्या डेवलप होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का डेवलपमेंट होगा। अब देखिए, या जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है। या फिर एक नियम ये है कि जैसे कोई फ्लक्स है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है तो इसमें फ्लक्स होगा। सपोज ये फ्लक्स है, ठीक है, ये एन है, ये मान लीजिए एस है, ठीक है, तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन है। अब इसमें आपने कोई कंडक्टर रख दिया, सपोज ये क्या है, ये कंडक्टर है, ठीक है, तो ये कंडक्टर जब फ्लक्स को कट करेगा तब भी कंडक्टर में क्या डेवलप होगा? ईएमएफ डेवलप होगा। तो फैराडे का नियम क्या है कि या तो फ्लक्स का परिवर्तन करो या फिर कंडक्टर को किसी ऐसे क्षेत्र में रख दो जहाँ से वह फ्लक्स को काट सके, फ्लक्स को कट कर सके, तब भी कंडक्टर में क्या डेवलप होगा? ईएमएफ का डेवलप होना बन जाएगा। अब देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम ये कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। अब देखिए, अब कंडक्टर में ईएमएफ डेवलप हो रहा है। अब इस ईएमएफ का पैदा होना कितना मैग्नीट्यूड है, इसको पता करने के लिए दूसरा नियम आया। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। देखिए सीधा सीधा बोल दिया कि जो ईएमएफ होता है फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए फ्लक्स परिवर्तन की दर का मतलब कि बटे टी होगा, यानी बटे टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। फ्लक्स परिवर्तन मतलब डेल फाई अपान डेल टी, डेल फाई अपान डेल टी बराबर ई होगा, बराबर ई। अब डेल फाई का मतलब क्या हो गया कि फाई टू माइनस फाई वन, तो ई प्रोपोर्शनल होगा फाई टू माइनस फाई वन, यानी देखिए फ्लक्स परिवर्तन का मतलब कि बड़े फ्लक्स में से छोटे को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, जहां ई प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, फाई टू माइनस फाई वन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा डेल्टा टी अल्प समय है, यानी डेल्टा टी अल्प समय वह समय जिसमें फाई टू फाई वन में बदल रहा है, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस जो मिल रहा है वो इतने समय के अंतराल पे आपको मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ई बराबर मिलता है आपको माइनस एन डी फाई बाई डी टी, डी फाई करो चाहे डेल फाई अपान डेल टी। तो ये माइनस यन कहाँ से आया? ये यन है क्या? यन आया कहाँ से? ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डेल फाई बराबर तो हम लिख सकते हैं फाई टू माइनस फाई वन, तथा यन जो है ये क्या है? चालकों की संख्या है, यानी कि कोई भी कॉइल है, कोई भी ये कंडक्टर है, उस पर आपने जो कॉइल लपेटा हुआ है उनके फेरों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? यन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो ऋणात्मक चिन्ह आया ये कहाँ से आया? तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा सदैव किसका मतलब विरोध करेगा? फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा। और यह नियम किसका है? यह नियम है लेंज का, यह लेंज का नियम है। क्लियर है इतनी चीज? चलिए अब देखिए लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए लेंज लॉ। तो किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। तो लेंज का नियम क्या कह रहा है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि जो ईएमएफ पैदा हुआ, सदैव उस चीज का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। जैसे ईएमएफ बराबर माइनस एन डी फाई डेल फाई अपन डी टी। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब लेंज का नियम किसका मतलब किस काम के लिए होता है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक सर्किट में हम और भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? देखिए मैग्नेटिक सर्किट में हम इस्तेमाल करते हैं जैसे रिलक्टेंस, जिसको आप प्रतिष्ठम्भ बोलते हो। तो रिलक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस के बराबर होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस का नाम आपने सुना होगा, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है और मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? रिलक्टेंस होता है, ठीक है। तो देखिए वैद्युत परिपथ के प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा उस पदार्थ का रिलक्टेंस कहलाती है। अब देखिए रिलक्टेंस आपको किस तरह समझना है? रिलक्टेंस हम समझेंगे कि जैसे रेजिस्टेंस होता है ये किसका फ्लो होने का विरोध करता है? करंट का। तो ये जो आरएम, ठीक है, इसको आरएम से कहीं कहीं आप इसको यस से लिखते हो, ठीक है। तो यस या फिर आरएम जो रिलक्टेंस है यह बेसिकली फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करता है, फ्लक्स के जनरेशन का
विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं। अब रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है, जैसे अब देखिए R बराबर जो होता है वो V/I होता है। तो यस यानी रिलक्टेंस बराबर क्या होगा, तो MMF अपॉन फाई। ठीक है, फाई बेसिकली फ्लक्स। तो ध्यान से समझिएगा कि जो MMF है वो वोल्टेज के बराबर है और जो फ्लक्स है वो करंट के बराबर है और रिलक्टेंस जो है ये किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो गई होंगी कि करंट किसका बराबर है, तो फ्लक्स के बराबर है। तो यस बराबर MMF अपॉन फाई। तो MMF का मतलब एम्पियर टर्न बटे फाई, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। तो ये बराबर हो जाएगा यस, यानी कि रिलक्टेंस की यूनिट जो होगी वो क्या होगी, एम्पियर टर्न पर वेबर होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी एक यूनिट और क्या होती है, हेनरी इनवर्स होती है, यानी 1/हेनरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रिलक्टेंस की एक यूनिट और होती है जिसको 1/हेनरी हम बोलते हैं। तो रिलक्टेंस बराबर जो होता है वो होता है आपका MMF अपॉन फाई। ठीक है, या फिर FM अपॉन फाई। ओके, जहाँ FM EMF है तथा फाई चुंबकीय फ्लक्स है। क्लियर है इतनी चीज़। चलिए अगला है आपका चुंबकशीलता, परमिबिलिटी। परमिबिलिटी क्या है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी B तथा चुंबकीय बल के अनुपात को B/H को हम क्या कहते हैं, परमिबिलिटी कहते हैं। यानी म्यू बराबर जो होता है B/H होता है। ठीक है, इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चुंबकशीलता। और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, बहुत ही याद रखिएगा कि चुंबकीयशीलता का कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, और देखिए वाय तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। वाय और निर्वात की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, इकाई होता है। लोहे की चुंबकशीलता इस्पात की चुंबकशीलता से अधिक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला है रिलेक्टिविटी। तो जैसे आपकी रजिस्टिविटी होती है वैसे ही आपकी क्या होती है, रिलेक्टिविटी होती है। रजिस्टिविटी और रिलेक्टिविटी बोथ आर सेम। वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रजिस्टिविटी और मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टिविटी यानी प्रतिस्तंभिता। तो वैद्युत परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति ही चुंबकीय परिपथों में विशिष्ट रिलेक्टेंस होता है जिसे हम रिलेक्टिविटी कहते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ सकते हो। चलिए अगला है परमियंस। बहुत बार ये पूछा जाता है परमियंस। अब देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है परमियंस कहलाता है। अब देखिए जैसे चालकता होती है, चालकता, ठीक उसी तरह से हमारे पास प्रवेशकता होती है, यानी परमियंस बराबर होता है कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, परमियंस मैग्नेटिक सर्किट में होता है। ठीक है, यह रिलेक्टेंस का विलोम होता है। रिलेक्टेंस का विलोम का मतलब कि रेजिस्टेंस बराबर होता है 1/कंडक्टेंस, उसी तरह से रिलेक्टेंस बराबर होता है 1/परमियंस। ओके, चलिए और इसका एसआई मात्रक वेबर पर क्या होता है, टर्न। वेबर पर टर्न होता है। इसका मात्रक जो होता है वो रो होता है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, परमियंस को आप रो से डिनोट करते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला आपका आ गया आग्रहिता, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या है, किसी पदार्थ के चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल, ठीक है, चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, चुंबकन तीव्रता यानी I/H का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आग्रहिता यानी ससेप्टिबिलिटी हम उसको बोलते हैं। उसके बाद अपना है धारणा शक्ति यानी रिटेंटिविटी, यानी किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व की धारण करने का गुण उसकी धारण शक्ति कहलाता है। यानी अवशिष्ट यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कितना धारण कर सकता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का मतलब कि सप्लाई हटा लेने के बाद भी उसमें कितने चुंबक के गुण बचे रहते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, धारण शक्ति कहलाती है। तो देखिए किसी पदार्थ की अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब सप्लाई हटाने के बाद जितने चुंबक बचे हुए हैं उसमें, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं। जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होती है वह अस्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त एवं विद्युत चुंबक बनने के लिए अनुपयुक्त होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि जिस भी पदार्थ की शक्ति अधिक होगी, जिस भी पदार्थ की धारण शक्ति यानी कि रिटेंटिविटी जिसकी अधिक होगी वह अस्थायी चुंबक बन सकता है, लेकिन अस्थायी चुंबक नहीं बन सकता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला आपका है कि फ्लक्स लीकेज फैक्टर। तो फ्लक्स लीकेज फैक्टर क्या होता है,
कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात फ्लक्स लीकेज फैक्टर, यानी कुल फ्लक्स यानी टोटल फ्लक्स अपान यूजफुल फ्लक्स, तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज फैक्टर। फ्लक्स लीकेज फैक्टर यानी फ्लक्स लीकेज फैक्टर बराबर होता है टोटल फ्लक्स अपान लाभदायक फ्लक्स का मतलब कि यूजफुल फ्लक्स, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज फैक्टर। ओके, चलिए अगला आपका है कि चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं। देखिए मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आपके 3 आते हैं, एक होता है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाया हो गया, पैरा हो गया, और आपके पास तीसरा कौन सा होता है, फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो देखिए डायामैग्नेटिज्म यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, क्या है ये, चुंबकीय पदार्थ क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जब इसको हम जब ये डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो इसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यह विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंट है जस्ता, बिस्मथ, नमक, जल, तांबा इत्यादि, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि डायामैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक, कौन से मटेरियल आपको दिया रहता है। ठीक है, तो मटेरियल याद रखिएगा कि जस्ता, बिस्मथ, नमक, जल, तांबा इत्यादि क्या है, डायामैग्नेटिक में आएंगे। और इनकी परमिबिलिटी फ्री स्पेस की परमिबिलिटी से कम होती है, जिसे रिलेटिव परमिबिलिटी कहते हैं। इनकी परमिबिलिटी इकाई से कुछ कम होती है। तो परमिबिलिटी जो होती है उनकी इकाई से कम होती है, किसकी, डायामैग्नेटिक मटेरियल की परमिबिलिटी इकाई से कम होती है। अब देखिए पैरामैग्नेटिक क्या है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। ये चुंबकित होते हैं किस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। जो डायामैग्नेटिक था वो विपरीत दिशा में था, लेकिन यह उसी दिशा में होगा, लेकिन बहुत मामूली से होगा। जैसे क्या क्या है, प्लेटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम है, मैग्नीज है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन आदि। तो आपका पैरामैग्नेटिक में कौन कौन से आ जाएंगे, प्लेटिनम आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि, ये सब आ जाएंगे। और इनकी परमिबिलिटी का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। डायामैग्नेटिक का इकाई से कुछ कम था, लेकिन इनका परमिबिलिटी का मान इकाई से कुछ अधिक हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। तो जो आपके फेरोमैग्नेटिक होते हैं यह चुंबकीय दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। जैसे में क्या है, निकिल होगा, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट, इस्पात इत्यादि। तो फेरोमैग्नेटिक के भी एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अब देखिए इसकी परमिबिलिटी का मान इकाई से काफ़ी अधिक यानी 1000 तक हो सकता है। तो फेरोमैग्नेटिक के जो मतलब मटेरियल हैं इसकी परमिबिलिटी का मान कितना, 1000 से मतलब 1000 तक भी हो सकता है, एक से बहुत ही अधिक होगा, 1000 तक भी हो सकता है। अब देखिए क्यूरी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। तो वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। तो देखिए वह पदार्थ जिसके ऊपर क्या होगा, अनुचुंबकीय, और जिसके नीचे लौह चुंबकीय हो जाएगा। तो वह टेम्परेचर, जैसे एक फिक्स टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर है, इसके नीचे जाएंगे अनुचुंबकीय, इसके ऊपर जाएंगे तो लौह चुंबकीय, इसके नीचे आ गए तो क्या बन गया, डायामैग्नेटिक, इसके ऊपर गए तो क्या बन गया, फेरोमैग्नेटिक बन गया। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर के नीचे पदार्थ का गुण कैसा हो, अनुचुंबकीय, और जिसके ऊपर पदार्थ का गुण कैसा हो, लौह चुंबकीय, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। और क्यूरी टेम्परेचर के लिए जैसे एफ का क्यूरी टेम्परेचर 973 डिग्री केल्विन, निकिल का 673 डिग्री केल्विन, कोबाल्ट का 373 डिग्री केल्विन होता है। ओके, चलिए अब देखिए डोमेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डोमेन, कि चुंबक के असंख्य परमाणु के समूह को डोमेन कहते हैं। तो चुंबकों में जो असंख्य परमाणुओं की समूह है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डोमेन। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, ये नॉर्मली फिगर आपका बना हुआ है, ये जो है ये क्या है, ये डोमेन है। तो जो भी इसमें उपस्थित हैं, ये चुंबक में उपस्थित होते हैं असंख्य परमाणु, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। एक डोमेन होगा तो कितने परमाणु होंगे, 10⁻18 से लेकर 10⁻21 तक परमाणु होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण ही होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकत्व होता है वो किसके कारण होता है, डोमेन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए डोमेन ऐसे आपके होते हैं जब आपने मैग्नेटाइजेशन नहीं किया है।
तो मैग्नेटाइजेशन नहीं किया है तो जितने परमाणु हैं ये मतलब कि इधर उधर अपना तितर बितर रहेंगे। लेकिन जब इसको हम मैग्नेटाइज कर देंगे तो ये सारे के सारे डोमेन एक दिशा में अरेंज हो जाएंगे। जैसे देखिए, ये देखिए सारे के सारे डोमेन एक दिशा में क्या हो गए, अरेंज हो गए। तो ये डोमेन है आफ्टर मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन करने के बाद आपके डोमेन एक दिशा में अरेंज कर लिए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। ओके, चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके जो कि याद रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए, तो क्या है कि यदि विद्युत सर्किट परिवर्तित हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करता है। यानी देखिए, यदि विद्युत सर्किट परिवर्तित हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करता है। क्लियर है? अब देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किस में किया जाता है? ट्रांसफार्मर में किया जाता है। डायनेमिक इंडक्शन का प्रयोग जनरेटर इत्यादि में किया जाता है। तो देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होगा वो किस में होगा? ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। जबकि डायनेमिक इंडक्शन का प्रयोग हम किस में करते हैं? जनरेटर में करते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो कॉइलों को मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या आपका कहता है कि दो कॉइल को, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब कि दो कॉइल है आपका, ठीक है, इनको बिना टच किए इनके बीच में जो प्रॉपर्टी इसमें है वही प्रॉपर्टी इसमें भी आ जाए तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए, इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, और इंडक्टेंस का जो यूनिट होती है वो हेनरी, और डिनोट कैसे करते हैं? यल से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि जब किसी विद्युत चुंबक परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है तो स्विच कॉन्टैक्ट पर स्पार्किंग में परिपथ इंडक्टेंस उच्च होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब किसी चुंबक परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है तो स्विच कॉन्टैक्ट पर स्पार्किंग में परिपथ इंडक्टेंस उच्च होता है। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति में प्रयोग होने वाला लौह कोर पदार्थ फेराइट होता है। देखिए क्या कह रहा है कि रेडियो परिपथ में जो उच्च आवृत्ति पर प्रयोग किया जाने वाला लौह पदार्थ होता है वो क्या होता है? वो आपका फेराइट होता है। चलिए अगला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है? F बराबर बी आई एल साइन थीटा। F बराबर बी आई एल साइन थीटा होता है। ठीक है, जहाँ पे यल क्या है? चालक की लंबाई है, आई चालक में प्रवाहित धारा, बी चुंबकीय क्षेत्र और थीटा चुंबकीय क्षेत्र चालक के बीच में बनने वाला कोण होता है। चलिए अगला है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ नर्म लोहा होता है। अस्थायी चुंबक बनाना है तो सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होगा? नर्म लोहा है। और उसके बाद अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या होगा? तो इस्पात होगा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। ध्रुवों की ध्रुवता सीरे के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। देखिए, चुंबकीय वाहक बल यानी यम एम एफ एन आई एम्पियर टन, जहाँ एन लपेटों की संख्या तथा आई प्रवाहित धारा है। ये चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती हैं तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय परिपथ तथा मैग्नेटिक परिपथ में तुलना की गई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फ्लक्स धारा के बराबर होता है, ये हमने बताया था, ये हमने देखा भी है। ठीक है, तो इसमें देख भी सकते हैं कि फ्लक्स बराबर एम एफ बटे रिलक्टेंस है, जबकि धारा बराबर ई एम एफ बटे प्रतिरोध है। तो इसका मतलब है फ्लक्स जो होगा वो करंट के बराबर है, ईएमएफ के रिलक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर है। अब देखिए, फ्लक्स की इकाई वेबर होती है जबकि धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। रिलक्टेंस की इकाई प्रति हेनरी, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। ये क्लियर है? एफ की इकाई एम्पियर टन होती है जबकि ईएमएफ की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। अब देखिए, इसमें चुंबकशीलता या प्रवेश्यता होती है जिसको 1 प्रतिष्ठंभ लिखते हैं। ठीक है, जबकि चालकता बराबर क्या होता है? 1 रेजिस्टेंस। 1 रेजिस्टेंस होता है। देखिए, चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठंभ होता है और विद्युत परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध, यानी यहाँ रिलेक्टिविटी, यहाँ रजिस्टिविटी, इतनी चीज़ें होती हैं। तो ये नॉर्मल है, ये हमने बात। अब देखिए, इसमें आपका आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया, अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने भी टॉपिक आपको हो सकता है कवर नहीं हुए हों, कुछ पॉइंट नहीं मिले हों, उस पॉइंट को हम लोग इसमें बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, चलिए तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।